कोर्ट परिसर में जब वो बाहर आए तो पीछे से कुछ आवाजें आई, मारो मारो। उसी दौरान हम और हमारी टीम और अन्य वकील जो है वो सतर्क हो गए और हमने वहां मोर्चा संभाला और उस मोर्चा संभालने के कारण ही प्रोफेसर साहब को हम सकुशल वहां से निकाल सके। बिल्कुल हमें पता था, हमने इस मामले में सबक ले लिया था। और केवल यही नहीं, प्रोफेसर रवि कुमार के खिलाफ जो हुआ, हमें ये कोर्ट का माहौल के बारे में जितने भी प्रैक्टिसिंग करने वाले एडवोकेट है सबको पता होता है कि यहाँ क्या है क्या नहीं हो सकता। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पुलिस का भी और अपने सभी उन भाइयों का जो कंधे से कंधा मिलाकर इस संवैधानिक प्रक्रिया को बचाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, कोर्ट के अंदर जो उन्होंने न्याय लिया। देखिए बिल्कुल पता था हमें तो कुछ उल्टे सीधे मैसेज भी आ रहे थे, तो परंतु हमने जो है वो सारी चीजें हमें पता थी कि यहाँ क्या हो सकता है। तो हमने प्रोफेसर साहब के लिए जो न्याय के लिए और कोर्ट के लिए जो जस्टिफाइड हो सकता है वो किया। देखिए प्रोफेसर रतन लाल जी को जो न्याय मिला है वो ये सही बात है कि जब वहां बाबा साहब को मारने वाले सैकड़ों वकील वहां मौजूद थे, सैकड़ों वकीलों की कलेक्टिव परिणाम का ये रिजल्ट रहा कि प्रोफेसर रतन लाल को जो है वहां से जमानत मिली और वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपने सकुशल अपने घर पहुंच गए। और ये वकीलों की ही मेहनत का परिणाम था कि पुलिस ने पुरजोर विरोध किया कि इन्हें जेल में डाला जाए। और उस 1 या 1.5 घंटे की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के अंदर पुलिस और प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये पूरी मजबूती से दलील दी गई कि इन्हें जेल में डाला जाए। परंतु प्रोफेसर रतन लाल के जितने भी एडवोकेट्स थे जो पेश हुए, उन सभी ने इस मामले में पैरवी की और न्याय दिलाने का काम किया। जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर आज वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? तो वकीलों की और खासकर उन वकीलों की जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं, उनकी ड्यूटी ये है कि जब भी गलत हो उन्हें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप कहते हो कि बोलेगा कौन, तो मैं बताना चाहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले थे तब पूरी दुनिया की नजरें उन पे थी। आज तो बाबा साहब के बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हाई कोर्ट में, हाई सुप्रीम कोर्ट में और हर कोर्ट में मौजूद है। ये सिर्फ एकमात्र एफआईआर प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ नहीं हुई है, कई जगहों पर बहुत सारी एफआईआर हुई हैं। जैसे प्रोफेसर रवि कुमार के ऊपर भी हुई है, रतन लाल के ऊपर भी हुई है और बहुत सारी एफआईआर ऐसी हैं जो हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन वो आएंगी। आज आप ये देखिए कि हर व्यक्ति बोलने से डर रहा है, आप चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे रिपोर्टर हो। और ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर रतन लाल एकमात्र जो है इस तानाशाही के शिकार रहे हैं। आज जो भी आप ये देखिए कि कोई भी जो मनुवाद का विरोध कर रहा है, जो इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या मुस्लिम हो, वो उन सभी को बस बिना कुछ पूछे हुए उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। और जो ये है कि भाई कौन लड़ाई लड़ेगा, तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारत के जो वकील हैं वो संविधान में विश्वास करते हुए लड़ रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये चलन जो है जब तक ये कोर्ट में थे और ये किसी भी के खिलाफ कुछ भी करते थे तो वो सब चीजें जायज थी। परंतु जब आज हम लोग आ गए, संविधान को बचाने वाले लोग आ गए और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने वाले लोग आ गए, तो अब उन लोगों के पेट में जलन होता है कि ये लोग आ गए और ये लोग जो है कोर्ट का माहौल खराब कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कोर्ट के अंदर भी एक प्रेशर ग्रुप काम करता है जो कि अपनी बातें मनवा सकता है। आप ये देखिए कि प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ होगी तो उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना नोटिस दिए हुए, परंतु वही दंगे करवाने वाले सरकार के जो नेता हैं उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। और इवन आतंकवादियों तक, जो आतंकवादी जिनको पर आतंकवाद के ठप्पे लगे हुए हैं, उन लोगों को भी सरकार में बैठा देते हैं। देखिए उनकी तरफ से तो लगभग 200 से 300 एडवोकेट जो हैं वो कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद थे, बाहर और भी वकील हो सकते हैं, परंतु 200-300 जो एडवोकेट है। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज के एडवोकेट वहां मौजूद थे, बल्कि गैर बहुजन समाज के भी बहुत सारे एडवोकेट वहां मौजूद थे और जिन्होंने पैरवी भी की, पक्ष भी रखा और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़े रहे। अरेस्ट तो उन्हें जो है अरेस्ट यही
यही जो माननीय जज साहब हैं, माननीय जज साहब ने अपने जो ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ना तो ये डिसाइड हुआ है कि वो क्या था, और किसी विशेष व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत होने का मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण समाज की भावनाएं आहत हुई है। और वहाँ उस जजमेंट में ये भी लिखा हुआ, बेल ऑर्डर में ये भी बात लिखी हुई है कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो आकृति क्या थी। उस बेल ऑर्डर में बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे फेवर की लिखी गई हैं, 41 के नोटिस की लिखी गई हैं, बेल एप्लीकेशंस की बात लिखी गई है। और ऐसी क्या जल्दी थी कि पुलिस ने बिना नोटिस दिए हुए जो है प्रोफेसर साहब को अरेस्ट कर लिया। देखिए ये आप अगर इस बारे में पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब के इन्होंने पुतले फूके, ये तो आज तक वो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं तक को खंडित कर रहे हैं। तो इनके तो यही है कि अगर कानून ये वो लोग हैं जो न्याय प्रक्रिया और कानून में विश्वास नहीं रखते और इस प्रकार के जो कार्य हैं वो करते हैं। हाँ, संविधान तो देखिए, आप ये देखिए कि संविधान जलाने वालों के पक्ष में ये खड़े हुए हैं, रेप करने वालों के पक्ष में ये खड़े हुए हैं, हमारे लोगों को मारने वाले के पक्ष में ये खड़े हुए हैं। और अगर कोई व्यक्ति मुंह खोल दे तो उसके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए लोग लग जाते हैं। 2 अप्रैल में इन्होंने विरोध किया, रिजर्वेशन का ये विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ये विरोध करते हैं, SC/ST एक्ट का ये विरोध करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी फ्रस्ट्रेशन है कि किस प्रकार इस भारतीय समाज को खत्म किया जाए, जाति और वर्ण के नाम पर लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। यही बात उस बेल ऑर्डर में आई है कि ये ऐसी भावनाएं हो गई कि कोई भी बोले और आपकी भावनाएं आहत हो जाए। और व्यक्तिगत भावनाएं आहत होने का मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण समाज की भावनाएं आहत हुई हो। देखिए, एक वहां पर सबमिशन ये भी था कि किसी भी आकृति को आप जब तक प्रतिमा का और भगवान का रूप नहीं दे सकते आपके माइथोलॉजी के हिसाब से, जब तक कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए। तो आपने कब किया जिससे आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं। और ये मामला जब सर्वोच्च न्यायालय के अधीन लंबित है तो पहले सर्वोच्च न्यायालय का मामला आना चाहिए, उसके बाद में कुछ सोचना चाहिए।